हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारा 5वां अध्याय है और इससे पहले हम 4 अध्याय अपने पूरे कर चुके हैं। यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में से ज्योग्राफी मिलेगी, वहाँ से आप अपने पहले वाले अध्याय जो आपने नहीं देखे हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम अपने इस चैप्टर के बारे में। प्राथमिक क्रियाएँ। प्राथमिक क्रियाएँ क्या होती हैं? ये सारी प्रकृति से, नेचर से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें सारे के सारे काम जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जैसे कृषि करना, मछली पालना, पशुपालन, खनन करना, तो ये सारे क्या हैं? प्राथमिक कार्य हैं। तो ये पूरा का पूरा अध्याय हमारा प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। हमारा अध्याय नंबर 5 है और इसके बाद हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं जिनको हमें कवर करना है। ये वाला चैप्टर बहुत इजी है और आपको बहुत अच्छे से जल्दी ही समझ में आ जाएगा। बस एक बार आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। कोई भी डाउट रहता है, वैसे तो डाउट रहेगा नहीं, यदि फिर भी कोई डाउट रहता है आपका, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है। ये वाला आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है? मानव के वो सभी क्रियाकलाप जिसमें आय की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है जिनसे हमें लाभ प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है। इन कार्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। प्राथमिक वर्ग है, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं। और जैसे इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे तो वहाँ पंचम क्रियाएं भी हैं, लेकिन यहाँ हमारे भूगोल में 4 क्रियाएं दे रखी हैं जिन्हें हमें ध्यान से देखना है। लेकिन यहाँ इस अध्याय में बात हो रही है सिर्फ प्राथमिक क्रियाएं की। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, मतलब सीधा रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों, जैसे पृथ्वी के कौन कौन से संसाधन, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री जिनसे घर बनाया जाता है, एवं खनिजों के उपयोग के विषय के में बतलाती हैं और खनिजों का कैसे हमें यूज़ करना है और उनका हमारी लाइफ में क्या महत्व है उसके बारे में हमें बतलाती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट का मतलब होता है शिकार करना, क्योंकि जो पहले का हमारा आदि मानव था वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करता था? शिकार करके, भोजन को संग्रह करके, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं में कौन से कार्य सम्मिलित किए जाते हैं? ये सभी कार्य प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित किए जाते हैं। शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, पशु पालना, मछली पकड़ना, वनों से कटाई करना, कृषि करना एवं खनिजों को निकालना। जो खनिजों का निकालने का कार्य होता है उसको खनन कहा जाता है। अब इससे आगे देखते हैं। मछली पकड़ने एवं कृषि कार्य करने का कार्य क्रमशः तटीय एवं मैदानी भागों के निवासी ही क्यों करते हैं? यहाँ पर बात हो रही है कि ये काम तटीय किनारों वाले या मैदानी भागों में क्यों करते हैं? क्योंकि जो पानी है वो कहाँ है? तटों पर तो ये है, तो वहीं के लोग तो मछली पालन का कार्य करेंगे और खेती का कार्य कहाँ होगा? जो समतल मैदान होंगे, फ्लैट एरिया होगा, वहीं तो कृषि होगी। पहाड़ी एरिया पर तो वैसे भी कृषि पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिंचाई की यदि सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। तो ये चीज़ें कहाँ पर पॉसिबल हैं? तटीय क्षेत्रों में और मैदानी भागों में। इसीलिए इन क्षेत्रों के लोग इन कार्यों को करते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं आखेट एवं भोजन संग्रह। अब देखो यहाँ पर क्या आप जानते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? तो ऐसे इंसान जो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं और घर से बाहर अपना कार्य करने के लिए जाते हैं, उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। उसके बाद आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट का मतलब है शिकार करना और भोजन संग्रह का मतलब है भोजन को इकट्ठा करना। संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर करता था। जो आदि मानव था उसके आसपास का जो एरिया था वो उसके ऊपर डिपेंड करता था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। वो अपने जो गुजारा करता था उनको 2 भागों में बांटा गया कि 2 कार्य थे। कौन कौन से थे? पशुओं का आखेट करना, पशु का शिकार करना और अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधों एवं कंदमूल आदि को एकत्रित करना। पहला काम क्या था? उसका शिकार करना। और दूसरा क्या था? उसके आसपास जो जंगल का एरिया था वहाँ से जो खाने योग्य जंगली पौधे थे उनसे जो पत्तियाँ या फल मिलते थे, कंदमूल होते हैं जो ज़मीन के अंदर लगते हैं,
तो उन सभी को क्या करता था, वो एकत्रित करता था, इकट्ठा करता था और अपना काम चलाता था। आदिम कालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। जो आदि मानव थे वो किसके ऊपर डिपेंड थे, जंगली पशुओं पर डिपेंड थे। अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। अति शीत मतलब जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है, अत्यधिक गर्म जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो ऐसे क्षेत्रों के लोग किसके ऊपर अपना डिपेंड रहते थे, आखेट के ऊपर, शिकार के ऊपर। तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और मत्स्य जो मछली पकड़ने का काम है वो आधुनिक हो गया है। मछली पकड़ने का कार्य भी बहुत तेज गति से हो रहा है। तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन फिर भी जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, आज भी मछली पकड़ने का काम करते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो गई या संकटापन है। जो एक अधिक मात्रा में शिकार किया जाता है और अवैध तरीके से किया जाता है, उसके कारण क्या हुआ है, बहुत सारी जंतुओं की जो प्रजातियां हैं या वनस्पति की जो प्रजातियां वो क्या हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रही हैं, या संकटापन है या फिर वो खत्म होने की कगार पर हैं। प्राचीन काल के आखिर तक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे। जो प्राचीन काल के शिकारी थे, आदि मानव जो शिकार करता था वो किन औजारों का प्रयोग करता था, लकड़ी से बने हुए औजारों का प्रयोग करता था और उसमें तीर इत्यादि का प्रयोग करता था और पत्थर के थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। और जिसमें क्या होता था कि जो मारे जाने वाले पशु होते थे उनकी संख्या सीमित होती थी, वो अपने निर्वाह के लिए, अपना काम चलाने के लिए इतने ही पशुओं को मारते थे। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि लोगों में क्या हुआ, अपने आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने शिकार अधिक करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो ये प्रजातियां हैं वो लुप्त हो गई या संकट की स्थिति में आ गई। तो इसीलिए यहाँ पर बैन लगा दिया गया था कि शिकार नहीं किया जाएगा। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। जो भोजन संग्रह करना है और शिकार करना है, ये प्राचीन काल से ही जानी गई आर्थिक क्रियाएं हैं जिनसे लाभ होता है। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। विभिन्न विश्व के अलग अलग भागों में यह अलग अलग रूप से ये काम किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायुविक दशाओं में किया जाता है। इससे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। ये लोग क्यों करते हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए, वस्त्र प्राप्त करने के लिए और आवास, शरण मतलब रहने के लिए। इन चीज़ों की पूर्ति के लिए पशुओं एवं वनस्पतियों का संग्रह करते हैं। पशुओं का और वनस्पतियों का इकट्ठा करना, ये काम करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस काम को करने के लिए ना तो उनको पूंजी की, धन की आवश्यकता होती है और ना ही इसमें तकनीकी की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता है, भोजन जो है वो बचता भी नहीं है एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। और जो प्रति व्यक्ति की जो उत्पादकता होती है, जो ज़रूरत होती है, वो भी क्या होती है, कम होती है। भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। जो भोजन संग्रह का काम है विश्व के 2 भागों में किया जाता है। कहाँ है, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं और निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र कौन से हैं, उत्तरी कनाडा का उत्तरी भाग, उत्तरी यूरेशिया, यूरोप और एशिया। जैसे इधर हमारा एशिया और इधर हमारा यूरोप है, तो इन दोनों का जो मिक्स एरिया है उसको बोला जाता है यूरोएशिया। यूरोप और एशिया दोनों को मिला के यूरेशिया बना है। एवं दक्षिणी चिली आते हैं। उच्च अक्षांश वाले कौन कौन से स्थान हैं, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली। उसके बाद निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन, अमेजन नदी वाला जो क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश इसमें आता है। अब देखो, उष्णकटिबंध का मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है उसको 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। बीच में भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री इधर है और 23.5 डिग्री इधर। जो बीच वाला भाग है उसको बोला जाता है उष्णकटिबंध, मतलब बहुत अधिक गर्म वाला भाग है। उसके बाद है शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों से मिलकर बना है। 66.5 डिग्री यहाँ पर है, 66.5 डिग्री यहाँ है। उसके बाद 90 डिग्री ये ध्रुव पर है। ये वाला एरिया बहुत ठंडा होता है जिसे शीत बोला जाता है। ये बीच वाला जो एरिया है इसको शीतोष्ण बोला जाता है। शीत और उष्ण दोनों से मिलके बना है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंडी होती है। बीच वाला एरिया है जहाँ सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती हैं, तो ये वाला एरिया क्या होता है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। कि आज के टाइम में जो भोजन संग्रह किया जाता है उसमें क्या हुआ है कि भोजन संग्रह
के साथ उसका व्यापारीकरण हो गया है कि आज के टाइम में जो हम भोजन संग्रह करते हैं उसको हम व्यापार के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। जैसे नीम का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, तो इनकी पत्तियों को, जड़ों को, तने को क्या किया जाता है, काट के और बाजार में बेचा जाता है। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग गुनैन, चमड़ा तैयार करना एवं कारक के लिए, पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ एवं कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए। कांतिवर्धक होता है चेहरे की चमक बढ़ाने वाले। रेशे का कपड़ा बनाना, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद व राल बनाने के लिए करते हैं। तो पेड़ के अलग अलग भाग होते हैं जिनका अलग अलग रूपों में हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखो ये यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर उष्णकटिबंध वाले हैं और निम्न अक्षांश वाले हैं। निम्न अक्षांश वाले ये हमारे ऊपर वाले हो गए। ये देखो, एक तो च्युइंगम के बारे में क्या आपको पता है? च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? जो च्युइंगम आप लोग खाते हो उसको चूसने के बाद जो हम फेंक देते हैं उस शेष बचे हुए भाग को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं चिकल। और ये किससे बनती है? ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनती है। च्युइंगम कैसे बनती है? जेपोटा वृक्ष के दूध से बनाई जाती है। उसके बाद ये देखो, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र जो हैं इसमें अफ्रीका का ये उष्णकटिबंध, ये भूमध्य रेखा है हमारी, और ये 23.5 डिग्री यहाँ से, तो उष्णकटिबंध वाला ये वाला एरिया हो गया, दक्षिणी अमेरिका का हो गया, और ये इधर वाला ऑस्ट्रेलिया से ऊपर वाला एरिया हो गया। निम्न अक्षांश वाले कौन से हैं? जहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है, ये इधर कनाडा का उत्तरी भाग हो गया, यूरोप और एशिया का भाग हो गया, और ये हमारे सारे पार्ट हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं, विश्व स्तर पर भोजन संग्रह का अधिक महत्व नहीं है। विश्व स्तर पर क्या है, जो भोजन इकट्ठा किया जाता है उसका ज़्यादा कुछ महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। इसमें इस प्रकार कई प्रकार की अच्छी किस्में एवं कम दाम वाले कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वनों के भोजन संग्रह करने वाले समूह के उत्पादन का स्थान ले लिया। कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद देखते हैं पशुचारण। अब यहाँ पर पशुचारण है कि पशुओं का जो पालने का काम है वो दो रूपों में किया जाता है। एक होता है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि जो पशुओं की संख्या होती है वो अधिक मात्रा में होती है, और दूसरा होता है वाणिज्य, जिनको व्यापार के लिए पाला जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों को देख लेते हैं एक बार। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा कि जो मनुष्य शिकार करके अपना गुजारा करता था, उसने सोचा कि ऐसे शिकार करके तो आगे जीवन ऐसे नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया, और अलग अलग जलवायु वाले प्रदेशों में जहाँ पर जो जंतु सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं और उनको लाभ दे सकते हैं, उन पशुओं को के बारे में जानकर उन्होंने क्या किया, उनका चयन किया और उनको पालतू बनाया। फिर उनको पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन तथा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। वर्तमान की जो भौगोलिक और तकनीकी दशाएं हैं उनमें पशुओं का जो पशुपालन है वो व्यवसाय की दृष्टि से किया जाता है, बिजनेस के रूप में, जिससे अधिक से अधिक धन प्राप्त हो, और व्यापारिक स्तर पर किया जाता है ताकि उनका व्यापार किया जा सके। उसके बाद जो पशुचालन है उनके बारे में देखते हैं कि जो पशुचालन है उसको दो भागों में बांटा गया है। इन दोनों को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण एक प्राचीनतम जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है जिससे लोग अपना गुजारा करते आए हैं। पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशु पर ही निर्भर रहता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। जो चलवासी पशुचारण था, क्या होता था, जहाँ पर पानी अच्छे से उपलब्ध हो जाता था और चारा मिल जाता था, तो वो जब एक स्थान से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। ये घुमंतु प्रकार के होते थे। अपने अपने निश्चित चरागाह, और जो पशुचारक होते थे, पशुओं को चराने वाले होते थे लोग, उनका एक निश्चित एरिया होता था कि इस एरिया में मेरे पशु चरेंगे, और जैसे किसी ने एरिया डिवाइड किया कि यहाँ पर मेरे पशु होंगे और यहाँ पर मेरे पशु होंगे, तो वो कभी उनके बीच में लड़ाई की बातें नहीं होती थी।
भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल, ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में है गाय बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़ बकरी एवं ऊँट पाला जाता है। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में यॉक व लामा एवं आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में रेंडियर पाला जाता है। ये जिसके शरीर पर काफ़ी सारे बाल होते हैं, इन पशुओं को पालते हैं ठंड वाले एरिया में। जलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ पर इसके 3 एरिया बताए गए हैं जहाँ पर जलवासी पशुचारण को किया जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है। और तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप हैं। तो ये तीनों एरिया हमें अच्छे से देखने हैं, ये मैप में दिए गए हैं। मैप है हमारा 5.4। ये हमारा मैप है जहाँ पर जलवासी पशुचारण के बारे में बताया गया कि जलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ये एरिया है, देखो अफ्रीका का एरिया है, एशिया महाद्वीप का एरिया है, और अफ्रीका का दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है। उसके बाद यूरोप और एशिया का ऊपर वाला भाग है, निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र है। उसके बाद देखते हैं हम नए चरागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। जो नए चरागाह की खोज होती है, मतलब जहाँ पर एक स्थान पर जो पशुओं को चरा रहे थे वहाँ का पानी और जब चारा खत्म हो जाता है तो वो नए स्थानों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियों को तय करते हैं। वो किस रीज़न से होता है, गर्मी और सर्दी के कारण ये परेशानियाँ आती हैं इनके सामने। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की ओर, गर्मियों में क्या करते हैं कि मैदानी भाग से कहाँ चले जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ, क्योंकि वहाँ पर ठंड होती है। और शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाहों की ओर प्रवास करते हैं। और जब ठंड का मौसम आता है तो जहाँ ठंडा क्षेत्र है तो वहाँ तो और भी ज़्यादा ठंड हो जाती, तो वहाँ से वो कहाँ आ जाते हैं, मैदानी भागों की तरफ, गर्म क्षेत्रों की तरफ आ जाते हैं कि वहाँ पर जो उनका जलवायु होगी वो नॉर्मल होगी और वो वहाँ अच्छे से रह सकते हैं। इनकी इस गतिविधि का ऋतु प्रवास कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ऋतु प्रवास बोला जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, अब देखो ये ध्यान से देखना कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कौन कौन सी जो ये जातियाँ हैं रहती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर, शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर जलवासी पशुचारण का पशुओं के साथ प्रवास होता है। तो ये ऐसे क्या करते हैं, गर्मी और सर्दी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना प्रवास करते रहते हैं। जलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट गई है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्रों में भी कमी आ गई है। अब क्या हुआ है कि इसके भी क्या रीज़न है, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। क्योंकि पहले क्या था, एक देश से दूसरे देश में चले जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, सीमाओं पर एक देश से दूसरे देश में जाना इतना आसान नहीं रह गया है। कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना और जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ पर क्या हो गया है, नई नई बस्तियाँ बनाई जा रही हैं। उसके बाद है वाणिज्य पशुधन। अब देख लेते हैं वाणिज्य पशुधन को। यह है हमारा वाणिज्य पशुधन। जलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। इसको व्यवस्थित किया जाता है, मतलब एक ये होता है कि मान लो हमने कोई फार्म खोल लिया है तो यहाँ पर यदि मुर्गी पालन हो रहा है तो यहाँ सभी मुर्गियाँ ही मिलेंगी, ये नहीं है कि सारे मिक्स टाइप के होंगे। लेकिन जो जलवासी होता है उसमें भेड़, बकरियाँ, भैंस, गाय सब तरह के पशु होते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ये इधर वाले जो एरिया हैं विश्व के पश्चिम साइड के, उनसे ये संस्कृति प्रभावित है। एवं फार्म भी स्थायी होते हैं और जो फार्म बनाए जाते हैं वो फिक्स होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं। जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एवं संपूर्ण क्षेत्र की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे हमने एक बड़ा सा एरिया ले लिया, इसमें इसको छोटी छोटी इकाई में डिवाइड कर दिया जाता है कि यहाँ पर मुर्गी पालन है, यहाँ भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग एरिया डिवाइड करते हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ बना लेते हैं। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। चराने के लिए पशुओं को ये क्या करते हैं, बाड़ लगाकर बाउंड्री लगा देते हैं।
और जो एरिया होता है उसको दूसरे एरिया से अलग कर देते हैं। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, जब इस एरिया की घास समाप्त हो गई, तब पशुओं को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है और फिर पशुओं को, ये मान लो दूसरा एरिया है तो इसमें ले जाया जाता है यहाँ की घास खत्म होने के बाद। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यदि हमारे पास घास कम है तो हम पशु कितने रखेंगे? पशु भी कम ही रखेंगे। यदि हमारे पास घास अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो पशु भी अधिक मात्रा में होंगे। यह एक विशिष्ट गतिविधि है, विशेष प्रकार की गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे प्रमुख पशुओं में भेड़ है, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? मांस प्राप्त होता है, खाल, उनकी जो स्किन मिलती है उससे चमड़ा तैयार किया जाता है, ऊन मिलती है। उसके बाद वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बाबंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। उनसे प्राप्त होने वाली जो चीज़ें होती हैं, दूध से बनाई हुई चीज़ें होती हैं, मांस होता है, उनको अच्छी तरह से साफ़ करके डिब्बा बंद करके और विश्व के बाज़ारों में निर्यात कर दिया जाता है। आयात और निर्यात दो शब्द, आयात मतलब मंगवाना और निर्यात मतलब भेजना, भेजा जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है और जो पशु फार्म होते हैं उसमें क्या किया जाता है? जो पशुओं का पालन होता है उसको आज की जो टेक्नोलॉजी होती है उसके आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जनिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। यदि उनको कोई बीमारी हो जाती है तो हर छोटी छोटी बीमारी का ध्यान रखा जाता है, लेकिन चलवासी पशुचारण में ऐसा नहीं होता है। ये किस में होता है? वाणिज्य पशुधन में होता है। उसके बाद इसमें आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। विश्व में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो जो पशुचारण वाला हमारा टॉपिक था ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से देख लेना, एक बार वीडियो समझ में नहीं आती दोबारा से देख लेना। वैसे इतनी मुश्किल है नहीं कि आपको दोबारा देखने की नौबत आएगी, लेकिन फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम होती है आप दोबारा देख लेना। और यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छे से समझ में आ जाती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।